सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, देखिए वो लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था, वो हो ही गया था भाई कंप्लीट। उसमें आपको पता भी लग गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भाई थर्ड आया था, सी। इसका जो आंसर है वो सी आया था। क्यों? इसका कारण क्या था कि भाई सी है ना जो वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है ग्रुप में। यहाँ पर मैं कार्बोनाइल की मतलब कि डी और सी में से एक आंसर था, बिकॉज क्योंकि भाई मैंने H1NMR जब देखा ना, तो H1NMR में क्या था कि भाई ट्रिपलेट और क्वार्टेट था, तो ट्रिपलेट क्वार्टेट इसमें भी आ रहा था, यहाँ पर देखिए, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी ये ट्रिपलेट और क्वार्टेट आ रहा था। ठीक है, तो मैंने जब इनको देखा तो दोनों में आ रहा है सी और डी में। तो भाई वैल्यू ऑफ कार्बोनाइल की IR फ्रीक्वेंसी मैंने मैच की, तो IR फ्रीक्वेंसी देखिए भाई, IR फ्रीक्वेंसी 2100 से 2260 इसकी होती है, 2100 से 2260 इसकी, मतलब CN ग्रुप यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर दोनों जगह, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी है ना वो उस पे वहां पे कितनी है, 1724 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल देख रहे हैं ना, तो भाई आपको पता है जब एस्टर में जब जो एस्टर है जब दोनों जगह से कंजुगेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब दोनों जगह से, जब एस्टर में दोनों जगह से ऑक्सीजन भी कंजुगेशन कर रहा हो और साइड में एक अल्कीन ग्रुप और लगा हो, देखिए ये अल्कीन और लगा है यहाँ पर, तो आपको पता है इस टाइम पे जो एस्टर की वैल्यू है कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी की वो आती है कितनी, 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन इसमें हम देखें ना, तो इसमें जो साइनाइड ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, जिसके कारण यहां पर जो वैल्यू है भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये तो है कंजुगेशन कर रहा है, जो अल्कीन है ना वो तो कंजुगेशन कर रहा है यहां पर, लेकिन भाई साइनाइड हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू तो भाई 1750 से ज्यादा ही ज्यादा जाने, 1770 भी जा सकती है एसिड क्लोराइड की तरह। ठीक है, तो ये तो फाइनल हो गया अब कि हमारा आंसर जो ना यही होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल, यहां पर जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी है वो 1715 से 1740 डबल कंजुगेशन जब एस्टर में होता है उस टाइम आती है, और वो इसकी ही आ सकती है ना कि इसकी। ठीक है, तो ये तो फाइनल है कि आंसर जो है सी आएगा इसका। ओके, और आधा मैंने इसको करवा चुका हूं मैं पिछले में ही। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट की एक लाइन रह गई थी बस, वो वहां पर मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया था। ठीक है, क्लियर तो क्या मतलब कि करवा ही दिया था मैंने, लेकिन वो 52 सेकंड की जो 52 सेकंड की थी ना, वो आगे मतलब कट के और आगे बन गई, क्योंकि 33 मिनट के बाद स्पेस नहीं होता मेरे मोबाइल में इतना, तो वो आगे चले जाते कट के। ठीक है, अब देखिएगा भाई, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन हो ही गया कंप्लीट। एक चीज मानिए, आपके भाई क्वेश्चन हो ही जाएंगे कंप्लीट, लास्ट चल रहा है, 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे, IR स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। ये भाई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा, ये है भाई, मैच करनी है, किसकी क्या वैल्यू होगी बस आपको मैच करना है। मैंने आपको सभी बताई हुई है भाई, वैल्यू सभी की वैल्यू मैंने बताई हुई है, ये मैच करना है। ठीक है, 1750, 1770, 1700 और 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। आप ये बता दीजिए भाई इनमें किसकी क्या वैल्यू होगी। तो मैंने एक चीज तो बताई हुई ना आपको कि जहां पर इस टाइप का कंजुगेशन हो रहा होगा ना 5 मेंबर्ड, मैंने बताया था ना आपको, लैक्टोन में जहां पर अल्कीन नहीं है वहां पर 5 मेंबर्ड रिंग की कितनी वैल्यू थी, आप याद करिए। लैक्टोन था जो हमारा लैक्टोन, उस लैक्टोन में कितनी वैल्यू थी आपको मैंने बता दिया था। लैक्टोन की जो वैल्यू 6 मेंबर्ड रिंग की थी वो तो थी 1725, 1735, जिसमें कोई भी अल्कीन नहीं था। 5 मेंबर्ड रिंग की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1770, और जो 4 मेंबर्ड रिंग लैक्टोन था उसकी वैल्यू थी भाई 1800। तो यहाँ पर 1770 किसकी है भाई, यहाँ पर 1770 है, ये रही 1770 इस 5 मेंबर्ड रिंग की होगी। और जहां पर डबल कंजुगेशन हो रहा था, डबल कंजुगेशन 5 मेंबर्ड रिंग में, तो वहां पर वैल्यू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स हो जा रही थी। तो डबल कंजुगेशन किस में अभी यहां पर है, तो ये वैल्यू होगी 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। और जहां 5 मेंबर्ड रिंग में इस ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन हो रहा था उसकी वैल्यू 1800 सेंटीमीटर इनवर्स थी, आपने देखी भी थी। ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, पीछे ही बता दिए थे ये क्वेश्चन तो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पीछे करवा भी दिए थे। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन है भाई, और है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हो रहे भाई जो प्रीवियस ईयर में आए थे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है भाई, एक है हमारे पास कीटोन, एक 5 मेंबर्ड लैक्टोन। ठीक है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं भाई पीछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। मैं आपको और भी करवा दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप इनसे आपको मतलब कि समझ जाओगे, आपको आ जाएगी मैक्सिमम, मतलब कि IR स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर लोगे अगर इतने क्वेश्चन भी आप समझ लोगे तो। ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मेन है। ठीक है, ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
ठीक है, इसमें देखिए, इसमें करिए मैच। तो मैंने आपको बताया हुआ अभी 5 मेंबर्ड जो कीटोन है उसका 1745 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है उसकी वैल्यू। तो 1745 सेंटीमीटर इनवर्स ये रही भाई, बताई हुई ना मैंने, कीटोन की बताई तो थी। 3 मेंबर्ड कीटोन 1800, और जो हमारा 4 मेंबर्ड रिंग 1780, 1790 सेंटीमीटर इनवर्स। 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन का कितना आ रहा था 1745, और जो हमारी 6 मेंबर रिंग कीटोन था उसका कितना आ रहा था भाई 1715 से 1705, और जो हमारा 7 मेंबर रिंग था उसका 1702 सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद लैक्टोन 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, 1770। और ये है एक प्रकार से एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है ये एक प्रकार से, क्या है भाई एनहाइड्राइड। इसकी जो वैल्यू जाएगी कितनी जाएगी भाई, इसकी जो वैल्यू जाएगी भाई 1865 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी। एक ये ही ऐसा है एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड, जो साइक्लिक एनहाइड्राइड है 5 मेंबर में, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा 1865 तक चली जाती है। जनरली जो हमारा क्या होता है भाई एस्टर होता है ना, एस्टर सॉरी एनहाइड्राइड की वैल्यू 1810 से 1830 तक जाती है। आपको पता है कितनी भाई 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स तक इतनी जाती है ना। एसिड क्लोराइड 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाती है एसिमेट्रिक वाले की। तो हम फाइनली बोल सकते हैं 1745 से वैल्यू 1830 तक चली जाती है। लेकिन जब साइकिल में आ जाता है ना, साइक्लिक में, साइक्लिक कीटोन 5 मेंबर रिंग साइक्लिक एनहाइड्राइड की वैल्यू 1870 सेंटीमीटर इनवर्स इतनी तक चली जाती है। तो भाई ये क्या है साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कितनी होगी भैया 1865, तो ये साइक्लिक एनहाइड्राइड की है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, ये देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए किस टाइप का। ऑर्डर अरेंज करना है भाई, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्या करना है आपको, ऑर्डर अरेंज करना है। आपको भाई यहां पर कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहां पर एक ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, ओके, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहां पर ऑर्डर अरेंज करना। किस प्रकार देखिएगा भाई, ये है हमारी फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये कार्बोनाइल जो ग्रुप दिया हुआ ना, ये कार्बोनाइल, ये हमें जो कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है, इस कार्बोनाइल में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखिए भाई यहां पर क्या है, यहां पर तो डबल कंजुगेशन हो रहा है। क्या डबल कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो इस वाले की होगी, आपको पता भी लग गया होगा, क्योंकि यहां पर इस ऑक्सीजन का जो अल्कीन के साथ क्या हो रहा है कंजुगेशन, अल्कीन के साथ कंजुगेशन, तो आप पहले ही लगा लीजिए। सेकंड की तो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए यहां पर डबल कंजुगेशन, यहां पर भी डबल कंजुगेशन, ठीक है, दोनों जगह क्या डबल कंजुगेशन है। तो हमें कंपेयर करना है ना, जो फर्स्ट और थर्ड में करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो इंटीरियर डबल बॉन्ड है ना, इंटीरियर डबल बॉन्ड वो ज्यादा बेटर कंजुगेशन शो करते हैं देन एक्सटर्नल। सुन लीजिए, जो हमारे इंटरनल वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, वो ज्यादा कंजुगेशन शो करते हैं देन एक्सटर्नल डबल बॉन्ड से, एक्सो डबल बॉन्ड से। जो एंडो डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा कंजुगेशन शो करते हैं एक्सो डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो यहां पर भाई आपको साफ साफ पता है, जो ज्यादा कंजुगेशन करेगा, जो बेटर तरीके से कंजुगेशन कर जाएगा ना, वो क्या करेगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देगा, जिसके कारण वेव लेंथ इसकी कम हो जाएगी, मतलब सॉरी वेव नंबर कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो भाई एक्सो डबल बॉन्ड अच्छे से नहीं करता कंजुगेशन, तो उसकी ज्यादा होगी, उसकी वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो क्या आएगा भाई ऑप्शन 3 और फर्स्ट, ये आएगा। ये ऑर्डर आएगा किस चीज का, वेव नंबर का, फ्रीक्वेंसी का, किसका, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसका ऑर्डर जो है ये आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब एक और है क्वेश्चन, मैं ये तो करवा ही चुका हूं भाई आपको, ये तो आप कर ही चुके हो, ये तो मैं आपको क्वेश्चन करवा ही चुका हूं भाई। इंटीरियर ये करवा चुका हूं ना, ये करवा चुका हूं मैं, सभी क्वेश्चन आपको ये करवा चुका हूं, ठीक है। इसका ऑर्डर मैं करवा चुका हूं, सबसे स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखना, मतलब आज जो मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर करवाया उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, ये भी मैं करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। इसका ऑर्डर लगाइए भाई, सभी ऑर्डर लगाइए, क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका सभी ऑर्डर लगाइए, क्या होगा। इसमें जो हमारा ये डबल बॉन्ड है ना,
किस में डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा होगी, किस में स्ट्रॉन्ग होगा डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया होगा जहां पे जो अल्कीन का ये कार्बन सेंटर है ना, इसमें जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा एस करेक्टर होगा ना, जहां पर सबसे ज्यादा एस करेक्टर होगा वो क्या होगा भाई, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस रखेगा किसमें, डबल बॉन्ड में। तो भाई एस करेक्टर किसमें कम होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी रिंग होगी, लार्ज रिंग होगी, क्योंकि वहां पर बॉन्ड में एस करेक्टर ज्यादा आ जाता है, किसमें, बॉन्ड में। और बॉन्ड में एस करेक्टर आने ज्यादा आने के कारण ये जो कार्बन सेंटर होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है, उसके कारण यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है डबल बॉन्ड की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ वही पहले भी, ठीक है, करवा चुके हैं। तो यही ऑर्डर है भाई, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर जो ऑर्डर है वो यही है, ठीक है, ओके। तो भाई ये लीजिए आपके जो IR स्पेक्ट्रा के जो क्वेश्चंस थे ना, IR स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन क्या बताऊं मैं, IR स्पेक्ट्रा वैसे तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया आपको 5 लेक्चर में मैंने IR स्पेक्ट्रा कंप्लीट करवा दिया। रियलिटी बताऊं तो IR स्पेक्ट्रा का मैंने कुछ मतलब कि जो मेन पार्ट था ना, मेन पार्ट जो कुछ समझाना था थोड़ा बहुत भाई बेसिक है, वो प्रिंसिपल क्या समझोगे यार। प्रिंसिपल में मैंने आपको ये बता दो दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रियलिटी है, फिंगरप्रिंट रीजन होता है, ये रियलिटी होती है भाई, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का IR जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने IR तो आपको करवाई दिया, इतनी ही है यार, इससे ज्यादा IR में कुछ नहीं है ना। अगर आपने इतनी भी IR कर ली ना जो मैंने बताया है, तो आप IR को कर जाओगे, क्लियर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह मैंने करवा दिया। अब जो नेक्स्ट मैं कराऊंगा ना भाई, अब जो नेक्स्ट है भाई मैं बता देता हूं आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट और जो मास स्पेक्ट्रो की जो क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी को देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी का असाइनमेंट लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन जो यूनिट चलेगी बैच फर्स्ट के लिए वो चलेगी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को मैं लेके आ रहा हूँ जल्दी आपके सामने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी पेश कर देंगे, मतलब ये स्टार्ट करने वाले हैं उसको भी। मैं बस अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हुई है तो उसके कुछ क्वेश्चन करवाए जाएं अच्छे से, और फिर ऑर्गेनोमेटालिक स्टार्ट कर देते हैं जल्दी ऑर्गेनोमेटालिक तैयार अपने पास सब कुछ। और ये मत सोचिएगा कि तैयार करना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा या कुछ सर खुद करेंगे सब, उसके बाद कुछ नहीं करना, तैयार है सब कुछ मेरे पास, सब कुछ अपना खुद का तैयार है सेटअप, मतलब कि जो नोट्स वगैरह बोलते हैं ना सब कुछ मेरे खुद के है मेरे पास। मेरे को मतलब कि अब ये नहीं है कि भाई बुक को पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे, नहीं, अब मतलब कि उनको देखना है एक बार, कई बार भाई एक्सपीरियंस के साथ होता है वो तो देखिए। अब मेरे जो गुरुजी हैं उनको इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई आज के टाइम उनको भी जब मास्टर्स की UPSC की जब ये जो स्टडी करवाते हैं भाई, पहली बात तो एक्सपीरियंस के साथ होता ही है, ठीक है। सब कुछ एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वो बुक भी उठाना बंद कर देते हैं भाई। अब मतलब कि मैं भी इतना ज़्यादा बुक का मतलब कि मेरे नोट्स को भी प्रेफर नहीं करता मैं ज़्यादा लेक्चर देते टाइम, बाई चांस मेरे को देखना पड़ता है ना नोट्स में। देखिए भाई सब कुछ याद नहीं रहता, आपको भी पता है ये चीज़ आपको भी पता है, सब कुछ मतलब कि माइंड में फिक्स करना, लेकिन एक आधे पॉइंट पर अगर कुछ एक माइंड में मिस हो जाता है ना कुछ पॉइंट, तो वो पॉइंट देखना पड़ता है बस उस टाइम पे। तो ये नहीं होता कि वो, और ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ भी फुल एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है, फुल एक्सपीरियंस हो जाता है ना बंदे को, जब मतलब कि टीचर को फुल एक्सपीरियंस हो जाता है उस टाइम वो बेसिक से घर पे रखा है कॉपी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरा कहना यही है, मैं एक अच्छा टीचर और एक अच्छा गुरु उसी इंसान को मानता हूँ, बेशक से कॉपी उसके सामने हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके जो समझाने का तरीका हो ना, अंडरस्टैंडिंग का, वो इतना लाजवाब होना चाहिए कि भाई बंदा सामने वाला जो बैठा ना स्टूडेंट उसके माइंड में सेट हो जाए चीज, समझाने का तरीका। मेरा मानना यही है, मैं एक्चुअली में यही मानता हूं। और एक दूसरी बात क्या है, इंफॉर्मेशन थोड़ी अच्छी मिले, कंटेंट थोड़ा जो कंटेंट हो ना वो थोड़ा अच्छा हो। और एक चीज और भाई, दूसरी बात कई जगह मेरे को सुनने को मिला है ये चीजें, वो चीजें क्या है कि कल फ्रेंड भी बोल रहा था कि हम वही चीज़ पढ़ाते रहते हैं जो मतलब कि हम पढ़ते आए हैं पीछे से और वही चीज़ स्टडी करवा रहे हैं। तो मेरी मेन बात सुन लेना, बच्चा हम स्टार्टिंग में बच्चे को प्लस मतलब कि इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में मतलब फर्स्ट से पहले LKG UKG इसमें क्यों डालते हैं भाई, नर्सरी में इनमें क्यों डालते हैं, ताकि बच्चा वहाँ से बन के आए, वहाँ से ABCD क्या क्या गाइड है ये चीज़ सीखे भाई, हिंदी में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश सब कुछ सीख के आए। धीरे धीरे उसके सब्जेक्ट हम बढ़ाते हैं उसकी मेमोरी के हिसाब से बढ़ाते ना। फिर उसके बाद वो BSc में ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में जाना है जिसको वो इंजीनियरिंग लेगा, जिसको ग्रेजुएशन में जाना BSc वगैरह करनी है वो टीचिंग वाले सब्जेक्ट लेगा। याद है आपको ये चीज़ें, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद भाई वहाँ पर क्या होता है, अब बच्चे बोलते हैं कि भाई हम वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, अरे यार यही तो पढ़ना पड़ेगा अभी आपको। आइंस्टीन सर थे जो
उन्होंने भी तो जो पीछे की बुक है वो उठाई थी, वो पढ़ी थी उन्होंने, जब उनके वो कंसेप्ट क्लियर हुए थे जब ही तो वो ये सोच पाए थे कि हम नया क्या करें। जब आप पुराना पढ़ के खत्म कर दोगे ना, जब ही तो आपके माइंड में नया कुछ करने का ख्याल आएगा। अभी तक तो आप पुराना ही नहीं कंप्लीट कर पाए भाई। जो बैक की जो बुक है, आप मैं अभी तक मैं मान लो भाई मैं अभी पीएचडी में मतलब रियलिटी बताऊं तो आप नया कुछ पढ़ना चाहते हो ना नया, तो भी मास्टर्स को क्लियर करके पीएचडी में चले जाओ, रिसर्च करने चले जाओ। जब हम रिसर्च में पहुंचेंगे, जैसे कि मैं मेरा बता देता हूं, मैं जब रिसर्च में जाऊंगा तो भी रिसर्च में जाने के बाद क्या होता है भाई, कुछ नया पढ़ने को मिलता है। वहां पर हम नया रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ये है कि कुछ नई खोज, ठीक है। तो अगर नया पढ़ना है ना, तो पहले ये मास्टर डिग्री किस लिए होती है, मास्टर्स इसीलिए होती है ताकि हम भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मास्टर तक आ जाए और हमको सारी नॉलेज हो, हमको सारी नॉलेज हो किस चीज की भाई, मास्टर्स तक की। मतलब छोटे छोटे जो बेसिक हैं टॉपिक हैं उनकी क्लियर, फिर हम वो सब कुछ पढ़ लेंगे। वहां तक हम स्टडी कर चुके होते हैं वहां तक। उसके बाद जो आता है, उसके बाद क्या है, हम भाई चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं भाई। अब मास्टर्स के बाद ना, मास्टर मैंने कर लिया, अब एक बात बताइए, क्या मेरे को बीएससी में सारी नॉलेज थी जो मैं आज आपको करवा रहा हूं? मैं आज आपको यूपीएससी जियो साइंटिस्ट तक की कोचिंग दे रहा हूं, क्या मैं बीएससी में दे सकता था? मैं मेरी बता देता हूं, मैं नहीं दे सकता था। मैं बता देता हूं, मैं बीएससी में जियो साइंटिस्ट की कोचिंग नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि भाई इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। बीएससी के अंदर मेरे को केमिस्ट्री का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं बीएससी ऑनर्स से नहीं था, ठीक है। बीएससी ऑनर्स वाले को तो बीएससी में हो जाती है, लेकिन 12th वाले बच्चा अगर ये सोचे कि मैं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की कोचिंग दूं, तो नहीं होता भाई। क्योंकि मास्टर्स में सभी सब्जेक्ट आते हैं, मास्टर्स में हम अच्छे से केमिस्ट्री को समझ पाते हैं। हम मास्टर्स में जब पहुंच जाते हैं उस टाइम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मास्टर में आके आप अच्छे से समझ पाओगे क्या है ये सब्जेक्ट। और उस टाइम भी आपको अच्छे से, मतलब कि अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट की। उस टाइम समझ पाते हो, अगर सीरियस नहीं लोगे तो वो भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सीरियस लीजिए, ठीक है। मास्टर्स में अगर आप अच्छे से करके ना, अगर आप अपनी मास्टर को अच्छे से करके, तो आप एक अच्छे लायक इंसान बन जाओगे। रियलिटी बता रहा हूं, लायक मतलब कि उस सब्जेक्ट के प्रति, उस सब्जेक्ट में आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप किसी को भी नॉलेज दे सकते हो, किसी को भी टीचिंग करवा सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप मास्टर अच्छे से कर जाओगे ना, तो ही आप पीएचडी में रिसर्च के लिए, मतलब कि एक अच्छा अपने आप को ये मानना कि मैं रिसर्च कर सकूंगा। नहीं, मास्टर से नहीं करी होगी ना, आपने नॉलेज नहीं होगी आपको पीएचडी मतलब रिसर्च में, तो आप क्या करोगे? पहले आपको नॉलेज होना चाहिए उस लेवल के। और आपने ये चीज तो सुनी है भाई, पहले कुआं खुद किसी के पास नहीं आता, पहले आप बनिए ऐसे, आप मतलब उसको बन के दिखाइए कि आपके पास आए। जॉब, अगर जो बात इस स्टैंडर्ड में आने के बाद बच्चा क्या जॉब चाहता है, तो आप पहले ऐसा बनिए कि जॉब आपके पास आए, ना कि आपको जॉब के पास जाना पड़े। आप ऐसा बन के दिखाइए जॉब को कि जॉब आपके पास आए, आपके पास कॉल आए कि सर एकेडमी में आइए प्लीज, आप पढ़ाइए, ठीक है। तो ऐसा बन के तो दिखाओ भाई। अगर आप में जिस दिन वो 3 इडियट का एक जबरदस्त डायलॉग है, मतलब कि रियलिटी की लाइन नहीं है, रियलिटी की, हर किसी की, हर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बिल गेट्स, एलन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो उनकी रियलिटी भाई ये। पहले आप काबिल बनिए, फिर आपने अपने पास, मतलब कि जो उस चीज़ के काबिल बनिए, वो चीज़ अपने आप आपके पास दौड़ के आएगी। उस चीज़ के काबिल बनिए जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ फिर अपने आप आइए। अगर वो, मान लीजिए अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, मेहनत करने के बाद भी, बहुत मेहनत करी लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही, मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, अभी आप उस चीज़ के काबिल हुए नहीं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। तो वो गलती मत कीजिए, उस गलती को पकड़िए। वो गलती कौन सी कर रहे हो आप वो कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, तो उस गलती को पकड़ के उस गलती को सुधारिए, फिर जरूर मिलेगी वो चीज़। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज़ की, फिर वो जरूर मिलेगी। बस आप गलती पकड़ना सीख लीजिए, अपनी गलती जो है उनको पकड़ना सीख लीजिए, और गलती को बार बार दोहराइए नहीं। आप बार बार गलती को दोहराओ मत, दोहराओगे तो फिर वही बात है, फिर आपको कभी मतलब कि कामयाबी हासिल नहीं होगी। हाँ, चाणक्य जी का एक वर्ड है, उन्होंने ये बोला है, गलती करना जरूरी है लाइफ में। गलतियां इंसान की, मतलब ये कि प्रकार से परीक्षा होती है। गलतियों से इंसान मतलब कि अपने आंसर ढूंढ पाता है, गलतियों से ही इंसान अपने आंसर ढूंढ पाएगा जिंदगी के आंसर। तो गलतियां जरूरी होती है, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही है, गलती वही जो गलती आपने कर दी ना, गलती को कभी दोहराओ मत। एक बार अगर गलती कर दी, उस गलती से सीख लो, उस गलती से एक बार सीख लो, एक बार में जो सीख लिया उसके बाद वो गलती दोहरानी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वही गलती आपने बार बार कर दी, तो आप अपनी जो फतेह है, जो मुकाम है, वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, गलती करो जरूरी है, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन गलती करके कभी भी दोबारा उसको दोहराना नहीं।
ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। और अब हम नेक्स्ट मतलब कि अपनी रेडी करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, जो आपको असाइनमेंट करवाना, जो कुछ एक क्वेश्चन करवाने वो आपको करवा देते हैं आज रात तक, मतलब कि कुछ एक क्वेश्चन तो कराऊंगा मैं मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, फिर आपके लिए हम जल्दी से ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को लेके आते हैं। ठीक है, ओके बाय।